नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। हम आज भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी की बात करने के लिए जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो आकृति है वो क्यों है ऐसी। तो पृथ्वी की ऊपरी तथा अंदरूनी सभी सतहों का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के तहत करते हैं। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो भूमि के स्वरूप, उसकी रूपांतरण क्रियाएं और निर्माण में निर्धारित कारकों का अध्ययन करती है। कहने का मतलब है कि जो अर्थ का शेप है, स्वरूप है, वो ऐसा क्यों है, उसमें बदलाव क्यों आ रहे हैं, या प्राचीन काल में क्यों बदलाव हुए थे, अब कितने बदलाव हो रहे हैं और भविष्य में क्या बदलाव होंगे। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं, भू आकृति विज्ञान में करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा या भौतिक भूगोल की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, भू आकृति विज्ञान के बारे में। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी की जो संरचना है उसमें कहीं पहाड़ हैं, ठीक है, कहीं मैदानी भाग हैं, तो कहीं समुद्री एरिया है। तो ये पूरी तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर भी किस तरीके से क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे कोर वगैरह, सारी पूरी जानकारी हम भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे और इसके टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा है कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो भूमि के स्वरूप, भूमि के स्वरूप कहने का मतलब यह है कि जो नेचर ऑफ लैंड है, लैंड का नेचर, भूमि का स्वरूप, नेचर ऑफ लैंड, ठीक है। तो भूमि का नेचर, रूपांतरण प्रक्रियाएं, रूपांतरण प्रक्रिया का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अर्थ में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्यों हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें जानेंगे। इसके अलावा रूपांतरण प्रक्रियाओं के अलावा उसके रूप के निर्माण में निर्धारित कारकों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो रूप है, पृथ्वी का जो शेप है, वो शेप ऐसा कैसे बना है, उसमें कौन कौन से कारक, कारक का मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्थ को ऐसा शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो 3 शब्दों का एक संग्रह है। आइए जानते हैं उन 3 शब्दों के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। पहली बात तो ये हमें ये जाननी है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो एक ग्रीक शब्द है, एक यूनानी शब्द है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब वो 3 शब्द कौन से हैं, तो वो 3 शब्द हैं आपके। पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, पहला है जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा है मार्फ, जिसका मतलब होता है आकार, और लोगो, लोगो थीसिस या फिर कोई भी रिसर्च करते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट होता है। उसी तरीके से जियो, मॉर्फो और लॉजी, इन 3 शब्दों से मिलकर बनता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो पृथ्वी के आकार का अध्ययन करके उसे जानकर एक रिपोर्ट तैयार करना ही जियोमॉर्फोलॉजी है। वर्ष 1893 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक विलियम मॉरिस डेविस द्वारा इसे जियोमॉर्फोलॉजी नाम के शब्द को गढ़ा गया था या इसे दिया गया था। और जिसने ये दिया है, विलियम मॉरिस डेविस ने, उन्हें ही हम भू आकृति विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, या हाँ, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो क्वेश्चन आया कि बताइए जियोमॉर्फोलॉजी के पिता कौन है, तो आप कहेंगे विलियम मॉरिस डेविस हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी शब्द को गढ़ा है, ये शब्द इन्होंने ही दिया है, ठीक है। उन्होंने 1884 से 1899 के बीच में पहला भू आकृति मॉडल प्रस्तावित किया था। कहने का मतलब जमीन की जो आकृति है, जमीन की जो शेप है, उसका पहला मॉडल इन्हीं महाशय ने दिया था, जिनका नाम है विलियम मॉरिस डेविस। ये अमेरिकी थे और इन्होंने 1893 में ये शब्द दिया
1893 में ये वर्ड दिया जियोमॉर्फोलॉजी, और 1884 से 1899 के बीच में इन्होंने पहला भू आकृति मॉडल दिया। भू आकृति मॉडल क्या होता है? तो पृथ्वी की जो शेप है उसका मॉडल तैयार करके दिया था। भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के फादर जान गए, वर्ड कैसे आया ये जान लिया हमने। इसके बाद हम जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम इतने टॉपिक पढ़ते हैं जिनके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल के रूप में रहता है, तो उसमें कुछ और टॉपिक बढ़ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मोस्टली ये टॉपिक हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। इतने सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। 1936 में इंगे लेहमैन नाम के एक व्यक्ति ने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दी थी। किसने दी थी? इंगे लेहमैन ने। कब दी थी? 1936 में। तो इसके बारे में 1936 में इंगे लेहमैन इस व्यक्ति ने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके, किसका अध्ययन करके? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके, और इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बताया। जिस तरीके से आज हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। इससे नीचे मेंटल होता है, मेंटल के नीचे कोर होती है, कोर के भी दो पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो ये सारी जानकारी हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसने दिया है? तो सबसे पहले इंगे लेहमैन ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद में तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और काफ़ी डीप हमने इसके बारे में जाना। ये हम टॉपिक के अंदर ही समझेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा तो एक हो गया, दूसरा है चट्टानें। चट्टानों के बारे में 18वीं शताब्दी में एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स हटन। उन्होंने चट्टानों का अध्ययन किया था कि चट्टानें बनती कैसे हैं। चट्टानों की थ्योरी दी, रॉक्स थ्योरी दी थी उन्होंने बताया था कि चट्टानें आखिर कैसे बनती हैं, चट्टानों में इरोजन या फिर क्षरण कैसे होता है, नई नई चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से या भूविज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। तो ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स हटन। तो रॉक्स के बारे में किसने बताया था? जेम्स हटन ने। और ये स्कॉटलैंड के थे, तो मतलब स्कॉटिश थे ये। ठीक है, और इन्हें ही हम कहते हैं द फादर ऑफ जूलॉजी। ये कौन है? द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो ये हैं हमारे जिनका नाम है जेम्स हटन। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद चट्टानें पढ़ते हैं इसी में, जियोमॉर्फोलॉजी में। तीसरा टॉपिक हमारा आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस हैं, शायद सभी जानते होंगे अल्फ्रेड वैगनेर को, जो जर्मन के थे। इन्होंने ये थ्योरी दी, और मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इन्होंने बताया, पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया इन्होंने। हाँ, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया कि किस तरीके से पहले सिर्फ एक ही लैंड का पार्ट होता था जिसे पेंजिया कहते थे। उसके बाद वो दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड के भी कई पार्ट हुए, अंगारा लैंड के भी कई पार्ट हुए, और इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट की जो थ्योरी आई वो थ्योरी अल्फ्रेड वैगनेर ने ही दी। ठीक है, बड़ा संघर्ष किया इन्होंने इस चीज़ को लेकर। इनका जीवन और इनकी जीवनी भी बड़ी रोचक है और जानने योग्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे समुद्र अधस्तर प्रसरण सिद्धांत। ठीक है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये पढ़ेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ही, और ये लगभग चौथा टॉपिक रहेगा हमारा, तो हम इसे जानेंगे।
अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैरी एच हेंस। उन्होंने 1960 से 1961 के बीच में इस थ्योरी को दिया था। क्या नाम था? अमेरिकी थे हैरी एच हेंस, हैरी एच हेंस अमेरिकी थे। तो इन्होंने ये समुद्र अधस्तर या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। इसके बाद आ जाती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिस बंदे ने दी है, अल्फ्रेड वैगनेर ने, उन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है। तो ये यहीं से लिंक है। अच्छा, मैंने लिखा नहीं, तो ये दोनों अल्फ्रेड वैगनेर ने दी है। कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके बाद जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो पृथ्वी का आकार है, इसमें ये सारी चीज़ें जैसे आंतरिक संरचना का बहुत बड़ा रोल है, चट्टानों का बहुत बड़ा रोल है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, क्योंकि ये किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू अलग अलग हुए, वो सारी बातें जानने योग्य हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, समुद्र के बीच में और किस तरीके से समुद्र का विस्तार हो रहा है, किस तरीके से लावा निकलकर ऊपरी परतों को खिसका देता है, ये सारी जानकारी हम किस में देखेंगे? समुद्र अधस्तर प्रसरण सिद्धांत में। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनेर ने दिया है और 1880 से लेके 1930 तक दिया है और जर्मन के थे ये। इसके बाद आ जाते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल। ठीक है, तो ये है आपके एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो पृथ्वी की संरचना में अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बलों का बहुत बड़ा योगदान है। एक पृथ्वी के अंदर से आते हैं और भू निर्माण में सहायता करते हैं या भू परिवर्तन में, पृथ्वी के शेप के परिवर्तन में, या जो पृथ्वी का शेप है उसमें कैसे चेंज आता है, तो इन बलों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसे हम जानेंगे। इन्हें हिंदी में हम कहते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल, और इंग्लिश में हम कहते हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम मॉरिस डेविस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं विलियम मॉरिस डेविस। तो उन्होंने इन बलों के बारे में पता लगाया और बताया कि ये बल पृथ्वी की संरचना में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद इन बलों के बाद में इन फोर्सेस के बाद में, क्योंकि एक तो अंतर्जात तो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है और बहिर्जात ऊपर से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे कि भूकंप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। देखो, भूकंप के बारे में सबसे पहले 132 AD में चीनी एक वैज्ञानिक थे, चीन के वैज्ञानिक थे, एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था चांग हेंग। उन्होंने सबसे पहले 132 AD में भूकंप के बारे में बताया, और न है कि भूकंप के बारे में बताया बल्कि भूकंप सूचक यंत्र भी दिया। ये पहला ऐसा यंत्र था जो भूकंप की दिशा बताता था, डायरेक्शन बताता था। ठीक है, तो चीन में हुआ। फिर आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक अगर देखे जाएं तो जॉन मिल्ने को कहा जाता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो भूकंप के बारे में भी हम जानेंगे कि सबसे पहले भाई कौन थे, किसने भूकंप के बारे में बताया, किसने भूकंप सूचक यंत्र बनाया, और भूकंप आखिर क्यों आते हैं, क्या कारण है इनका, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी का ही टॉपिक है। इसके अलावा है ज्वालामुखी, वॉल्केनो के बारे में जानेंगे। वॉल्केनो की बात करें तो एक रोम के थे प्लिनी द यंगर, शायद आप जानते होंगे, सुना होगा पहले कभी नाम। एक रोमन स्कॉलर थे जिनका नाम था प्लिनी द यंगर। इन्होंने 79 AD में माउंट वेसुवियस जो ज्वालामुखी था, एक उसमें विनाशकारी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो प्लिनी द यंगर ने उस विस्फोट के बारे में डीप लिखा, बढ़िया तरीके से लिखा कि आखिर कैसे कैसे ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। तो सबसे पहले 79 AD में उन्होंने लिखा। इसके बाद में ज्वालामुखी पर काफ़ी रिसर्च हुई और भी बहुत बातें हमें पता चली। जैसे इससे संबंधित हैं एक वैज्ञानिक हैं हाउल विलियम्स, जिन्हें आधुनिक ज्वालामुखी विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न वॉल्केनोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी के बारे में भी जानेंगे, पर्वत पठार मैदानों के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आप देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये दो फोर्सेस हैं, एक है एंडोजेनेटिक और एक है एक्सोजेनेटिक। अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन्स और ये मैदान हो गए, फील्ड हो गए, ये पत्थर स्टोन्स हो गए, इन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सिलेबस समझ लीजिए आप इसका, छोटा सा, इतने सारे टॉपिक पढ़ने हमें। अच्छा, भूगर्भ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मुख्य स्रोत, दो स्रोत हैं हमारे पास। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है, कौन सा है? प्रत्यक्ष स्रोत है, डायरेक्ट है, और एक है अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट सोर्स है। तो इस तरीके से दो सोर्स हैं, ठीक है। हाँ, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, सही, ठीक। तो भूगर्भ या पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें दो सोर्सेज से मिलती है। एक है हमारा कौन सा सोर्स? एक है हमारा प्रत्यक्ष सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं? जैसे खनन, गहरी खाद्यानों से प्राप्त चट्टानें। हम खाद्यानों को खोद लेते हैं और जैसे चट्टानें निकालते हैं ज़मीन में खुदाई करके, तो किस तरीके की चट्टानें निकलती हैं या कैसी कैसी चट्टानें निकलती हैं, ये सारी चट्टानें जो हैं हम इसमें पढ़ते हैं। उन चट्टानों की स्टडी करके कि ज़मीन के अंदर कैसे कैसे रॉक्स हैं, उन रॉक्स की स्टडी करके हम पृथ्वी के अंदर की संरचना का पता लगाते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक हो गया, हम माइनिंग करते हैं, वैसे जैसे लोहा निकाल रहे हैं, अब्रक निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, तो ज़मीन में काफ़ी नीचे तक खुदाई होती है। जैसे कोलार की खान है, बताते हैं इतनी नीचे हो गई है कि अब वहाँ पे ह्यूमंस के द्वारा माइनिंग करना पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर इंसान का जीवित रहना संभव ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें, और उससे हमें पता चला पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ड्रिलिंग के माध्यम से, ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग करके पृथ्वी में खड्डा खोदकर और हम पता कर सकते हैं। ड्रिलिंग की गई तो ये पता चला कि भाई जो पृथ्वी है उसमें लगभग ये 32 मीटर जाने पर और 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, ये चीज़ देखी गई। इसके अलावा ड्रिलिंग की सबसे बड़ी बात करें अगर हम, भूपटल में गहराई तक छेद करके चट्टानों के नमूने लेना, जैसे कोला प्रायद्वीप पर। अच्छा, कोला प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, हाँ, ये रूस का पार्ट है। आपने सुना होगा, सुना क्या? शायद मेरे पास स्लाइड भी है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे तो ये रूस है, रसिया है, ये यूरोप है। यूरोप में 3 कंट्री हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बाद में ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है कोला पेनिनसुला। रूस ने ही, मतलब रशिया ने कोला पेनिनसुला में रशिया ने कोला पेनिनसुला में क्या किया कि एक बहुत गहरा खड्डा किया, ठीक है। रूस के कोला प्रायद्वीप पर स्थित दुनिया का सबसे गहरा कृत्रिम गड्ढा रशिया द्वारा ही खोदा गया। 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को खोदा और 1989 तक इसकी गहराई लगभग 12,662 मीटर तक हो चुकी थी। इतना खोद चुके थे, लगभग ये मान लीजिए 40,230 फीट के समथिंग। और इतनी गहराई में जब मशीनें गईं तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेटल नीचे जाते ही पिघल जाते थे या फिर वो ड्रिलिंग कर ही नहीं पाते थे। तो लास्ट जो खुदाई हुई है वो लगभग 12,000 मीटर तक हुई है, बस ये समझिए। और बस 12,000 मीटर ही खोदा गया है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात करें, अर्थ की रेडियस की बात करें, तो वो 6,371 किलोमीटर है, ठीक है। सोच लीजिए 6,000 किलोमीटर के लगभग, और खुदाई कितनी हुई? मात्र 12,000 मीटर, ठीक है। तो 12,262 या 63 मीटर। और कहाँ पर खुदाई हुई? यहाँ पे कोला प्रायद्वीप में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदा।
तो इतना नीचे खोदने पर भी हमें भाई कम से कुछ भी नहीं तो हमें 12,262 मीटर तक क्या तो पता चला ही ना कि कौन सी रॉक्स हैं, कितने कैसे परिवर्तन होता है नीचे जाने पर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलें। तो इस तरीके से ड्रिलिंग से हमें पता चला। और ये ऐसा एग्जाम्पल है ड्रिलिंग का, दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इतनी गहरी खुदाई किसी भी देश ने कहीं पर नहीं की है जितनी रूस ने की है। ठीक है, चलिए, तो दो बातें हो गई। भूगर्भ पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के मुख्य दो स्रोत थे। प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्रोत में सबसे पहले माइनिंग की बात की हमने। किसकी बात की? माइनिंग की बात की। और माइनिंग के बाद में हमने की ड्रिलिंग की बात। ड्रिलिंग किसने की है? रशिया ने की है। कोला आइलैंड, कोयला पेनिनसुला पे की है, कोला प्रायद्वीप पर की है, सबसे बड़ी खुदाई देखी जाए तो। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आने वाला लावा, ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा आता है, मैग्मा नीचे से निकलता है ऊपर, उसे ही लावा कहते हैं। तो उस जब वो सूख जाता है तो उसी की स्टडी, उसी का अध्ययन करके हमने पता लगाया कि भाई ज़मीन में अंदर कैसा कैसा और क्या क्या है। इसके अलावा धरातलीय चट्टानें, सतह पर मौजूद चट्टानें और खनिज। ठीक है, तो सतह पर जो मौजूद चट्टानें हैं, खनिज हैं, उनसे भी हमें पता लगता है कि भाई पृथ्वी की संरचना किस तरीके की है, या पृथ्वी की भू संरचना कैसी है, ज़मीन के अंदर की बाहर की क्या संरचना है। तो ये तो हमारे हो गए डायरेक्ट सोर्सेस, जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक भाग का, ठीक है, पृथ्वी के इनर, जो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके की चट्टानें हैं, उसका पता चलता है। ठीक है, इसके बाद ये हमने जान ही लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा अप्रत्यक्ष सोर्सेस पे, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेस पे। तापमान और दबाव, गहराई बढ़ने के साथ घनत्व, दबाव, तापमान में होने वाली वृद्धि। ये बात राइट है कि तापमान में परिवर्तन से भी हम जिस तरीके से नीचे जाते हैं, मैंने बताया कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, मतलब तापमान में परिवर्तन आता जाता है। नीचे जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, दाब बढ़ता चला जाएगा। तो गहराई बढ़ने के साथ घनत्व, दबाव और तापमान में होने वाली वृद्धि, ये अप्रत्यक्ष है, मतलब ये हमने जाने हैं, मान रहे हैं हम इन्हें, लेकिन इनका हमारी पूरी तरीके से पूरा कैलकुलेशन हमारे पास इनका नहीं है, इसीलिए हम इन्हें इनडायरेक्ट सोर्सेस कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, इस आंतरिक संरचना को जानने के लिए इनडायरेक्ट सोर्सेस में आते हैं। भूकंपीय तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, एक पी होती हैं और एक एस तरंगे होती हैं। ठीक है, जिसमें एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इनमें क्या होता है, एक तरंगे इस प्रकार की हैं जो जल क्रॉस, जो लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ होगी तो उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगी, और एक ऐसी तरंगे हैं जो लिक्विड फॉर्म में आके स्लो हो जाती हैं लेकिन उसे क्रॉस करके भूपर्पटी तक, ऊपर तक आ जाती हैं। तो इस तरीके से इनका अध्ययन करके भी हमने ये पता किया कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पर लिक्विड नहीं है, किस तरीके से धरातलीय संरचना पता चलती है इनसे, भूकंपित तरंगों के माध्यम से। गुरुत्वाकर्षण की बात करें, पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर। ठीक है, तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जगह जगह अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो ये भी सहायता करती है हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी के लिए। पूरा स्रोत, ये अच्छा स्रोत है जिससे हम अर्थ के अंदर की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूचुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भाई पृथ्वी एक चुंबक, मैग्नेट की तरह काम करता है। पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आया प्री में, उसमें पूछा गया कि जो अर्थ है उसकी स्पीड स्लो हो रही है। ठीक है, जो घूर्णन गति है वो स्लो हो रही है। इससे क्या है कि दिन रात की जो अवधि है, जैसे 24 घंटे की अवधि है, उससे ज़्यादा वो बढ़ रही है। तो आखिर उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये, और पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह कार्य क्यों करती है? क्योंकि पृथ्वी में जो अंदर जो कोर है, जिसे बाह्यकोर कहते हैं, वहाँ पे आयरन और निकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसी के रोटेशन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाओं को रोक देता है या उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जो सीधे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पर जाकर टकराती हैं। और नॉर्थ पोल पे ऑरोरा बोरियालिस और साउथ पोल पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं होती हैं।
पिछले वर्ष हमने 2025 में तो ये देखा कि तिब्बत के प्लेट्यू से ऑरोरा बोरियालिस की घटना को देखा गया, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय था कि अगर ऐसी घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर होने लगी तो जिस तरीके से कभी डायनासोर खत्म हो गए वैसे मनुष्य भी खत्म होने की संभावना है, क्योंकि सौर ज्वालाएं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। फाइनल हम इस टॉपिक को आगे जब हम इसे डीप पढ़ेंगे तब हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या था, कैसा ये क्वेश्चन आया। इसके अलावा उल्का पिंड, ऊपर से उल्का पिंड जो एस्ट्रॉयड वगैरह आते हैं वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। जो अर्थ का, जो हम कहते हैं कि अर्थ पे जो मेटल हैं, जिस तरीके की एलिमेंट हैं अर्थ पे, सेम उसी जैसे एलिमेंट कुछ उल्का पिंड लेकर आते हैं। हम पहले से ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का ही टुकड़ा है, ठीक है, या फिर पहले ये पूरा एक था, फिर बाद में क्या हुआ कि एक एस्ट्रॉयड आकर टकराया जिससे ये और सारे प्लैनेट बने और सारे छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स बने और ये पूरा सोलर सिस्टम बना। तो अगर ये कहीं ना कहीं सब एक था तो इनमें समानता भी होगी, इनके तत्वों में भी समानता होगी। तो इससे उल्कापिंड जो पृथ्वी पर गिरते हैं, इससे भी हमें पृथ्वी के बारे में पता चलता है। तो आज हमने जाना कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी के फादर कौन है, इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हमने जाना कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसे जानने के कितने सोर्स हैं। तो हम कहते हैं सोर्सों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लेकर आएंगे इसी तरीके से इनके टॉपिक्स को। जैसे पहला हमारा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आप इन सब को जानने के लिए AGIS के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।